तो बच्चों पढ़ते थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। सारे सर्किट जो अल्टरनेटिंग करंट के थे वो हमने पढ़ लिया। पावर हमने अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ी, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने अल्टरनेटिंग करंट में सीखी थी। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एसी जनरेटर। और एसी जनरेटर तो जो एक्चुअली टॉपिक है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, लेकिन हम यहीं पे एसी जनरेटर को समझने की कोशिश करते हैं एसी करंट वाले चैप्टर में कि एसी जनरेटर क्या होता है। देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है एसी जनरेटर, मतलब वो अल्टरनेटिंग करंट को क्या करेगा, जनरेट करने का काम करेगा। तो इट इज अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये एक डिवाइस है, एसी जनरेटर एक डिवाइस है जो क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेगी वो चीज़ हम देखेंगे। देखो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जो डैम होता है ना, उस डैम में जो लगे होते हैं जिन्हें हम टरबाइन बोलते हैं, उस टरबाइन से एक एसी जनरेटर जुड़ा हुआ होता है। और एसी जनरेटर जुड़ा हुआ होता है तो क्या उस टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन घूमने के कारण क्या होता है, एसी जनरेटर जो होता है ना, एसी जनरेटर में एक कॉइल होती है, वो कॉइल भी घूमने लग जाती है। तो उस जो भी आपके पास एसी जनरेटर है उसमें एक करंट इंड्यूस हो जाती है, यानी कि करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाती है। तो कुल मिला के बात यह है फिलहाल कि एसी जनरेटर एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट हैज बीन इन्वेंटेड बाय निकोला टेस्ला। याद रखना है, एसी जनरेटर को जो इन्वेंट किया था निकोला टेस्ला ने किया था। द मॉडर्न एसी जनरेटर विद अ टिपिकल आउटपुट ऑफ 100 मेगावाट इज हाईली एवेल्युएटेड मशीन। तो बोलो जो मॉडर्न एसी जनरेटर है ना वो 100 मेगावाट या फिर उससे भी ज्यादा बिजली को जनरेट कर सकते हैं। बात करते हैं प्रिंसिपल की। जो आपके पास जो एसी जनरेटर है ना, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड एसी जनरेटर होते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना क्या है, एक थोड़ा सा इसका डेफिनेशन याद करने की कोशिश करते हैं। दो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना था वो कुछ इस प्रकार था। द जनरेशन ऑफ क्या ईएमएफ, द जनरेशन ऑफ ईएमएफ इन एनी कॉयल ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद इट कॉयल। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी कॉयल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, किसी कॉयल से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस। तो किसी सरफेस से जाने वाला अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस सरफेस पे उस कॉयल में एक ईएमएफ जनरेट हो जाती है, और ईएमएफ के जनरेट होने के इस फिनोमिना को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते थे। और जो ईएमएफ जनरेट हुई ना उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कहते थे। ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सीखा था। तो जनरल सा बेसिक सा आइडिया मैंने आपको दिया कि ये एसी जनरेटर होता क्या है और ये इसका प्रिंसिपल क्या होता है। अब हम एसी जनरेटर का फिगर थोड़ा सा देख लेते हैं सही कर। इस तरीके से यहाँ पे एसी जनरेटर का मैंने फिगर आपके लिए बना रखा है। तो देखो ये जो लाइन दिख रही है ना, पैरेलल लाइंस, ये मैंने पेन से खींची है, आपको यहाँ पे नहीं बनानी फिगर में। और ये यहाँ पे ये मैंने ये टर्बाइंस बना रखी है, इसको भी आपको फिगर में नहीं बनाना है। तो जितना आपको पेंसिल से दिखाई दे रहा है सिर्फ उतना ही आप क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे अपने फिगर में। तो इस तरीके से ये फिगर है। देखो इसमें होता क्या, देखो कंस्ट्रक्शन में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, देखो दो मैग्नेट होते हैं। एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, मतलब एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, और उन दोनों पोल के बीच में एक आर्मेचर कॉयल रखी होती है। देखो ये ए बी सी डी एक कॉयल रखी है हमने। ये कॉयल जो यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉयल है, इसको हम कॉयल भी बोल सकते हैं और आर्मेचर भी बोल सकते हैं। और जो ये डॉटेड लाइन से आपको दिख रहा है, देखो ये डॉटेड लाइन से आपको जो यहाँ दिख रहा है, ये इसकी क्या है, एक्सिस हो गई रोटेशन की, इसको हम शाफ्ट भी बोलते हैं इस तरीके से, है ना। तो ये शाफ्ट हो गई, शाफ्ट के ऊपर ये कॉयल या आर्मेचर रखी हुई होती है। और जो ये कॉयल है ना, ये कॉयल का एक एंड देखो, एक रिंग जुड़ी होती है इससे, ये दो रिंगें जुड़ी हुई हैं। ये कॉयल के एंड से R1 रिंग और R2 रिंग, दो स्लिप रिंग्स जुड़ी होती हैं, और दोनों रिंग से एक एक ब्रश भी जुड़े होते हैं, B1 और B2। और जो ये ब्रश आपको दिख रहे हैं, इस ब्रश से ही हमें आउटपुट मिलता है, यानी कि एसी जनरेटर जो करंट जनरेट करेगा उसको हम B1 और B2 वाले टर्मिनल से बाहर रिसीव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो B1 और B2 जो ब्रशेस हैं, इन ब्रशेस से हमें आउटपुट क्या मिलता है, यहाँ पे प्राप्त हो जाता है, यानी कि आउटपुट हमें B1 और B2 ब्रश से मिलता है। यानी कि इन दोनों ये दोनों क्या है, टर्मिनल की तरह काम यहाँ पे करेंगे। तो देखो अब क्या है, आपके पास ये कॉयल है, कॉयल को हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया। और देखो ये जो मैंने पैरेलल लाइन खींची है ना पे, ये पैरेलल लाइन यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रही है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है दो पोल के बीच में, आपको याद रखना है अगर नॉर्थ और साउथ पोल है उसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो पैरेलल लाइन से शो किया जाता है, यानी कि पैरेलल होता है, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दो मैग्नेट के पोल के बीच में होता है। अब देखो हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या करी, एक कॉयल रखी है, ठीक है। ये कॉयल को हमने इस तरीके से R1 R2 दो रिंग से दो ब्रशेस से जोड़ दिया। अब इस कॉयल को क्या कराया जाता है, इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा देते हैं। जैसे इस कॉयल को रोटेट करा दोगे, और रोटेट कराने से क्या होगा, इस कॉयल में ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, किसके कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमेना था उसके कारण, ठीक है। तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगी, ईएमएफ जनरेट होगी तो इस कॉयल में करंट भी फ्लो होगी, और वो जो करंट फ्लो होगी वो B1 और B2 वाले टर्मिनल से बाहर रिसीव कर ली जाती है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से B1 B2 टर्मिनल से आपको बाहर आउटपुट रिसीव हो जाएगा।
अब ये कॉयल घुमाई कैसे जाती है, देखो ये कॉयल है ना, इसके बीच में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कॉयल रखी है, अपने आप तो ये घूम नहीं सकती, तो इसको घुमाने के लिए कुछ ना कुछ चीज चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जिसकी हमें यहाँ पे जरूरत होगी। तो क्या करते हैं, देखो ये जो इसकी एक्सिस होती है ना कॉयल की, जिसको हम शाफ्ट भी बोल रहे हैं, ये बाहर आपके टरबाइन से जुड़ी होती है। अगर मैं डैम की बात करूँ तो वैसे तो एसी जनरेटर बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डैम वाला एसी जनरेटर की बात कर रहा हूँ, जो डैम में होता है, जो हाइड्रो पावर प्लांट में होता है। उसमें क्या होता है, जो एक्सिस होती है ना, एक्सिस एक तरफ से किससे जुड़ी हुई होती है, आपकी टरबाइन से जुड़ी होती है। इस टरबाइन के ऊपर डैम से क्या करते हैं, पानी डालते हैं, तो ये जो टरबाइन है, ये फैन है, जो ये पंखुड़ियां, ये घूमने लग जाती हैं। ये घूमेगी अगर पूरी टरबाइन, तो क्या होगा, ये जो कॉयल है ना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, ये भी रोटेट करने लग जाएगी। अब ये रोटेट करेगी तो इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा और B1 B2 के बीच से हमें इस तरीके से आउटपुट रिसीव हो जाएगा। तो ये एसी जनरेटर का एक रे डायग्राम है। ये रे डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें दो पोल, दो नॉर्थ और साउथ पोल हो गए मैग्नेट के, है ना, दो पोल हो गए, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। उसके बीच में कॉयल रखी हुई है, कॉयल को शाफ्ट के ऊपर रखा हुआ है, शाफ्ट मतलब एक्सिस हो गया, दो रिंग जुड़े हुए हैं R1 R2, और इन दोनों रिंग से एक एक ब्रश जुड़े हुए हैं B1 और B2, और B1 और B2 ब्रश से ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये एसी जनरेटर का रे डायग्राम था। तो ये एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन हो गया एक तरीके से। अब हम इसको आगे को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉयल माउंटेड ऑन अ रोटर शाफ्ट। तो मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें एक कॉयल होती है जो रोटर शाफ्ट के ऊपर लगी होती है। द कॉयल इज प्लेस्ड बिटवीन द एनएस पोल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। और जो कॉयल है ना, ये नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखी है, आपको पता ही है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉयल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक चीज आपको याद रखनी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल रहे हैं, जिसको हम शाफ्ट भी बोल सकते हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर यहाँ पे होती है। वो तो आपको फिगर में मैंने दिखाया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल थी और एक्सिस ऑफ रोटेशन वो दोनों एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। द कॉयल, जिसको हम आर्मेचर भी बोल रहे हैं, इज मैकेनिकली रोटेटेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बाय सम एक्सटर्नल मीन्स। जो कॉयल है ना, जिसको हम आर्मेचर भी बोल रहे हैं, इसको हम रोटेट करवाते हैं। कैसे रोटेट कराते हैं, बाय सम एक्सटर्नल मीन्स, मतलब बाहर से कोई फोर्स लगा के उस कॉयल को स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पोल के बीच में रोटेट कराया जाता है। अब बाहर से फोर्स कैसे लगाया, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया टरबाइन वाला, टरबाइन पे पानी गिराया तो पानी गिराने से वो टरबाइन घूमने लगी और इस तरीके से कॉयल भी घूमने लग जाएगी। द रोटेशन ऑफ द कॉयल कॉज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट टू चेंज। तो कॉयल अब क्या कर रही है, रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो इसका मतलब उससे जाने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज देखने को आपको मिलेगा। सो एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉयल। इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना वहां पे होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना में क्या होता है, फिर ध्यान देते हैं कि एक कॉयल जो होती है, कॉयल से रिलेटेड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉयल में एक ईएमएफ जनरेट हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है आपके पास, कि यहाँ पे एक कॉयल आपके पास, उस कॉयल में एक उस कॉयल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, क्योंकि कॉयल रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें एक ईएमएफ भी जनरेट हो जाएगी। द इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या बोला, सो एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉयल। ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गई। उसके बाद द एंड्स ऑफ द कॉयल आर कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट बाय मींस ऑफ स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस। तो हमें पता है एक्सटर्नल सर्किट से जो ये कॉयल होती है किस तरीके से जुड़ी होती है, स्लिप रिंग्स और ब्रशेस से। अब हम बात करते हैं ये कंस्ट्रक्शन। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आप दोनों लिख सकते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग दोनों एक साथ लिख दो। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के साथ साथ क्या लिखना है, वर्किंग भी लिख दो। तो आगे स्टार्ट करते हैं आप। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉयल एट एनी टाइम टी। अगर इस कॉयल की बात करें तो इस कॉयल से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो हुआ क्या एक्चुअली में, कि मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से जाने वाला, पहले मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर दोगे तो फैराडे का सेकंड लॉ लगाएंगे, ईएमएफ भी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी कितनी जनरेट हो रही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला BA cos थीटा होता है, अगर आपको याद होगा। तो जो कॉइल है यहाँ पे, इस कॉइल से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स एट एनी टाइम t इज इक्वल टू BA cos थीटा। B आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड है, A यहाँ पे एरिया वेक्टर है। आपको याद रखना है एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है ना, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगी कि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो एक तरीके से आपके पास जो आगे ना पे BA cos और थीटा की जगह आप ओमेगा टी लिख सकते हैं, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये कैसे निकला थीटा की जगह ओमेगा टी, तो आपको याद रखना है कि ओमेगा को हम एंगुलर स्पीड बोलते हैं। एंगुलर स्पीड को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस तरीके से थीटा इक्वल टू ओमेगा टी यहाँ से निकल के आया है। तो फाई भी तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसको थोड़ा आगे देखने की कोशिश करते हैं, ईएमएफ को यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें इतना तो पता चल गया है कि एट एनी टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी कॉयल विल विद दिस। तो अगर हम बात करें ईएमएफ कितना जनरेट हुआ है यहाँ पे, तो ईएमएफ का आपको फॉर्मूला अगर याद होगा तो d/dt ऑफ क्या हो जाता है, फाई बी। इस तरीके से ये ईएमएफ का फॉर्मूला, फैराडे का सेकंड लॉ। तो d/dt हमने रखा यहाँ पे, फाई बी की वैल्यू रख देंगे BA cos थीटा, और थीटा ना रखें यहाँ पे ओमेगा टी रखेंगे, जो ऐसा मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो E इक्वल टू आपके पास क्या बच गया, देखो B भी बाहर आ जाएगा, A भी बाहर आ जाएगा, माइनस तो है ही इसके साथ। तो d/dt क्या बच जाएगा आपके पास, cos ओमेगा टी, इस तरीके से बच जाएगा। तो अगर आपको याद होगा, तो अगर आप जब भी क्या करते हैं cos थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपके पास माइनस साइन थीटा निकल के आता है, यानी कि cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा।
अब ये थीटा तो है नहीं, यहाँ पे ओमेगा टी है, तो इस ओमेगा टी का ना डिफरेंशिएशन दोबारा हो जाता है अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। ठीक है, अगर ये थीटा होता ना, सिंपल ओमेगा टी ना होकर सिंपल थीटा होता तो कॉस थीटा का साइन थीटा लिख देते, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ओमेगा टी है, इसलिए ओमेगा टी का दोबारा करते हैं, तो देखो ये डी टी हो गया, अभी डी टी हो गया तो एक्चुअली में 1 हो जाएगा, ओमेगा बच जाएगा। तो आपके पास जो ई बचेगा ना वैसे बचेगा माइनस बी ए ओमेगा, और ये माइनस साइन ओमेगा टी, इस तरीके से आपके पास बच जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये तो आपके पास कॉइल थी जिसपे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स n होंगे तो यहाँ पे n से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली में देखो ये इस तरीके से ईएमएफ निकल गया, क्या निकल गया, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे निकाल चुके हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल देंगे। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n होंगे कॉइल के तो n ए बी ओमेगा, हमने यहाँ पे पहले भी पढ़ी ये चीज़ कहीं, अगर आपको याद होगी तो एसी करंट वाला चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो वहाँ पे भी हमने ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो इस तरीके से ई जो है ये निकल के आ गया। ठीक है ना, ईएमएफ इंड्यूस हो गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, यही यहाँ पे एसी क्या होगी, वोल्टेज हो गई, इसको हम एसी वोल्टेज भी बोल सकते हैं। यही क्या है, एसी यहाँ पे वोल्टेज आपको इसको बोल सकते हैं। मैंने क्या बोला, इसी को आप एसी वोल्टेज यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि ये एसी जनरेटर है, तो जो भी ईएमएफ वो जनरेट करेगा, ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज के बराबर होता है अप्रोक्सीमेट। तो कहने का मतलब क्या, ईएमएफ और एसी वोल्टेज में कोई अंतर नहीं होता, यही ईएमएफ का फॉर्मूला है और यही एसी वोल्टेज का फॉर्मूला है। अगर आप बात करें थीटा इक्वल टू 90 की, थीटा इक्वल टू 90 का मतलब समझ रहे हैं, ये वाली चीज 90 हो जाएगी। तो थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगी तो आपको दिख रहा होगा कि ये 1 हो जाएगा पूरा, तो आपके पास v बराबर पता क्या बच जाएगा, एन ए बी ओमेगा, और इसी को हम बोलते हैं पीक वैल्यू। इसको क्या बोल देते हैं हम, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये पीक वैल्यू बोल देते हैं इसको वोल्टेज की, या फिर इसको हम एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं वोल्टेज का। ठीक है, अब देखो एन ए बी ओमेगा बराबर क्या आ गया, वी जीरो, तो यहाँ पे आप दोबारा वी जीरो रख सकते हैं। तो आपके पास इस तरीके से एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी। इस तरीके से अल्टरनेटिंग वोल्टेज का क्या है आपके पास इक्वेशन बन के आ जाएगा। और सिमिलरली आप करंट का इक्वेशन भी लिख सकते हैं, आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो एसी जनरेटर ने जनरेट करी और एसी जनरेटर ने जो करंट जनरेट करी उसका भी आप सिमिलरली करके यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं, आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी, सेम चीज होगी। वी जीरो मैंने बोला आपको क्या है, यहाँ पे पीक वैल्यू होगी वोल्टेज की, या फिर इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं वोल्टेज का। इसी तरीके से आई जीरो आएगा तो आई जीरो भी यही होगा, एन ए बी ओमेगा, और वो भी पीक वैल्यू करंट की हो जाएगी, और उसको हम एम्पलीट्यूड भी करंट का बोल सकते हैं। तो इतनी बात थी आपकी एसी जनरेटर में कि एसी जनरेटर क्या होता है, वो किस पे बेस्ड होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, और उसका रे डायग्राम आप किस तरीके से बना सकते हैं, और किस तरीके से आप उसके डेरिवेशन को लिख सकते हैं, किस तरीके से आप एसी वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो ये आपका एसी जनरेटर था। अगर एसी जनरेटर के बारे में आता है तो आपको इतना इसमें लिखना पड़ेगा, और ये डेरिवेशन थोड़ा आप करके दिखा सकते हैं वहाँ पे, ताकि जो है आपको भी समझ में आए और टीचर को भी समझ में आए कि ये वोल्टेज कहाँ से निकल के आई। ठीक है, अब हम आगे देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा और। तो थोड़ा सा यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ एसी जनरेटर हम देखने की कोशिश करते हैं कि एप्लीकेशन एसी जनरेटर के क्या होते हैं। तो देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, कहने का मतलब कि डैम में जो जनरेटर होते हैं ना, जो बिजली जनरेट कर रहे हैं, वो क्या है, एसी जनरेटर ही है। थर्मल जनरेटर, थर्मल जनरेटर भी क्या होते हैं, ये भी एसी जनरेटर होते हैं जो स्टीम पे चलते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है, इनमें जो टरबाइन होती है ना, थर्मल जनरेटर में जो टरबाइन होती है उसको स्टीम से घुमाया जाता है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर में जो टरबाइन होती है उसको वाटर से घुमाया जाता है। फिर आगे बात न्यूक्लियर पावर जनरेटर के। न्यूक्लियर पावर जनरेटर क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियर हम रेडियो एक्टिव मटेरियल से कोई हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, उससे क्या किया जाता है भाई, न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट किया जाता है। यानी कि यहाँ पे भी एसी करंट को जनरेट करने का काम हम कर सकते हैं। 3 टाइप के जनरेटर यहाँ पे जनरली आपके पास बुक में दिए हुए हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है ये भी एसी जनरेटर है, थर्मल जनरेटर जो स्टीम से चलता है वो भी एसी जनरेटर है, न्यूक्लियर पावर जनरेटर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से चलता है वो भी एक एसी जनरेटर है। तो एप्लीकेशन ऑफ एसी जनरेटर में आपको इतना ध्यान रखना है कि एसी जनरेटर क्या काम आता है भाई, एसी करंट को जनरेट करने का काम आता है, और किस किस तरीके से एसी जनरेटर आप जनरेट कर सकते हैं, एसी करंट आप जनरेट कर सकते हैं। अब एक छोटा सा आपके पास एसी जनरेटर का आपने पूरा टॉपिक तो पढ़ लिया है, और थोड़ा टॉपिक में एक चीज रह गई है, उस चीज को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ग्राफ भी आपको बना के दिखाना है कि किस तरीके से ग्राफ इस वोल्टेज का बनेगा। और वैसे तो हम पहले भी बना चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उस ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से देखो आपको ग्राफ देखने को मिलता है। तो ये ग्राफ मैंने आपके लिए यहाँ पे बना दिया। देखो इस तरफ क्या है, देखो टाइम है, इस तरफ टाइम है एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में इंड्यूस्ड ईएमएफ की हमने बात करी है। तो इस तरीके से देखो आपको पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलूं चाहे अब मैं उसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोल दूं, ठीक है ना, क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज इसलिए बोल रहे हैं ना, देखो क्योंकि टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम बदलेगा तो टाइम के साथ साथ वोल्टेज ही बदल जाएगी, सीधी सी बात है। तो इसलिए इसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोल रहे हैं। ऐसी वोल्टेज जो टाइम के साथ साथ अपनी वैल्यू को चेंज कर लेती है, उस वोल्टेज को हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं। इसी तरीके से आप बोलोगे ऐसी वोल्टेज, ऐसा करंट जो टाइम के साथ साथ अपनी वैल्यू को चेंज कर लेता है, उसको हम अल्टरनेटिंग करंट कह देते हैं। ठीक है ना, तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट जनरली इस तरीके से डिफाइन भी किए जा सकते हैं कि टाइम के साथ साथ इनकी वैल्यू चेंज होती है, इसलिए इनके नाम के आगे अल्टरनेटिंग वर्ड जुड़ गया। अल्टरनेटिंग मतलब चेंज होना। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैंने ईएमएफ का या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ का या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ बना रखा है। इस तरीके से एक ग्राफ देखने को आपको मिलेगा। ठीक है ना,
पहले ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाता है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, पॉजिटिव एक्स वाई प्लेन में जाता है, फिर वो नेगेटिव एक्स वाई प्लेन में इस तरीके से ग्राफ चला जाता है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 0 डिग्री, ये मतलब यहाँ पे 0 डिग्री पे है और यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपको 180 डिग्री, यहाँ पे हो रहा है 270 डिग्री, यहाँ पे हो रहा है 360 डिग्री। ये रोटेशन है कॉइल का। कहने का मतलब क्या, देखो वहाँ पे कॉइल रखी थी ना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। इनिशियली देखो कॉइल कैसे रखी थी, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको कि इनिशियली मान लो आपके पास ये कागज है, इस तरीके से कॉइल आपके पास रखी, ठीक है। तो ये कॉइल रखी है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, मान लो जो मैंने छोटा सा यहाँ पे टुकड़ा रख दिया कागज का, स्क्वायर जो मैंने लूप रख दिया ना ये, तो ये इनिशियली मान लो इस तरीके से रखा है। तो मतलब यहाँ पे एंगल जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस कॉइल का एंगल इनिशियली क्या है, 0 है। अब एंगल 0 कैसे होगा देखो इस कॉइल का, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड था ना वो मैग्नेट के कारण इस तरीके से पैरेलल था। देखो इस तरीके से तो था वो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखो ये आपने कॉइल रखी, कॉइल भी इसी डायरेक्शन में रख दी, मतलब ऐसी लेटा दी, ऐसी कर दिया, कॉइल को भी हॉरिजॉन्टली रख दिया और इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। तो इनिशियली जो होता है कॉइल और मैग्नेट के बीच का एंगल 0 होता है, ठीक है। टाइम 0 पे क्या होता है, एंगल 0 होता है। फिर कॉइल रोटेट कर देती है, कॉइल कितना रोटेट करती है, 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे रोटेट करेगी भाई कॉइल, देखो इस कॉइल को मैंने ये तो देखो इनिशियली ऐसे रखी है, अब मैंने इस कागज को उठा के इस तरीके से देखो इस तरीके से खड़ा कर दिया। पहले ये कॉइल इस तरीके से थी देखो, अब इस कॉइल को मैंने इस तरीके से कर दिया, यानी कि 90 डिग्री का इनिशियली अपने से एंगल 90 डिग्री, मतलब ये वाली पोजीशन पे हम पहुंच गए। तो ये वाली पोजीशन पे जैसे आप पहुंचोगे ना तो T/4 टाइम जो है कंप्लीट हो चुका होगा, जहां टी क्या है, टोटल टाइम पीरियड है एक साइकिल का वोल्टेज का, ठीक है ना। तो पहले तो इनिशियली ये आपके पास इस तरीके से थी कॉइल, उसके बाद कॉइल 90 डिग्री घूम के इस तरीके से हो जाएगी, यानी कि इस वाली पोजीशन पे आप आ जाएंगे। फिर कॉइल जो होगी देखो यहाँ तक तो घूम गई ना, अब कॉइल इससे ऐसे उल्टा घूम जाएगी, यानी कि इस तरीके से उल्टी हो जाएगी, 180 डिग्री तक यहाँ पे पहुंच जाएगी। इसी तरीके से फिर कॉइल जो होगी ना फिर वापस घूमेगी इस तरीके से, फिर 270 पे आएगी, फिर लास्ट में कॉइल यहाँ पे पहुंच जाएगी, यानी कि 360 पे इस तरीके से जैसे थी वैसी कॉइल इनिशियली घूम जाएगी। कहने का मतलब क्या है, कॉइल का रोटेशन हो रहा है पहले 90 डिग्री पे, फिर उसके बाद 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री, और इस तरीके से आपको इसका ग्राफ भी देखने को मिलता है। और दो चीज़ आपको याद रखनी है कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसकी पीक वैल्यू एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में भी मिलती है, कहाँ पे मिलती है, 90 डिग्री के एंगल पे या फिर T/4 टाइम पीरियड पे। और दूसरी चीज नेगेटिव डायरेक्शन में भी इसकी पीक वैल्यू मिलती है, कहाँ पे, 270 डिग्री पे या फिर आप कह सकते हैं 3T/4 टाइम पे। तो ये था आपके पास एसी जनरेटर का टॉपिक। क्या एसी जनरेटर में आपको लिखना चाहिए, क्या उसके बारे में आपको समझना चाहिए, वो मैं आपको समझा चुका हूँ, किस तरीके से आपको उसका ग्राफ बनाना है, क्या क्या चीज़ें आपको उसमें लिखनी है, ये इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।